हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ है पेक्ट्रल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज अग्रवाल साहब। उनका साथ दे रहे हैं शिव कुमार मित्तल साहब, जो कि कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के होल्ड पे है। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंकज साहब आपसे। प्लीज समझाइए कंपनी का कारोबार क्या है, किस टाइप का बिजनेस मॉडल है आपकी कंपनी का। तो फैक्टर इंडस्ट्रीज एक टेक इनेबल्ड एंड टू एंड सप्लाई चेन कंपनी है। और हमारा मेजर फोकस गारमेंट के ऊपर होता है जो हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, एजियो, और रिसेंटली हमने अमेजोन पे भी अपना एक एग्रीमेंट किया है और अमेजोन पे भी हम सेल चालू करने वाले हैं। और टेक इनेबल्ड कहने का मतलब हम एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टू डिज़ाइन टू फैशन टू forecast, then warehousing, fulfillment, returns management. So everything is done by us. तो ये कंपनी का बेसिक मॉडल है जो हम काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं कि हम लोग ई कॉमर्स पे हमारा प्रेजेंस सबसे हाई है। मिंत्रा के हम लोग सबसे बड़े वेंडर हैं। और ओके। तो सर, मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा और विस्तार में जानना चाहूंगा। एक तो आपने टेक इनेबल बताया, उसके बारे में भी, और दूसरा कि आप मिंत्रा और बाकी ई कॉमर्स में अच्छा खासा प्रेजेंस रखते हैं। तो सर, जहाँ पे ई कॉमर्स है वहाँ पे आप खुद के ब्रांड से सेल करते हैं या दूसरे ब्रांड के लिए, या ये इन कॉमर्स के इन हाउस ब्रांड के लिए वाइट लेबलिंग करते हैं? एक्चुअली ई कॉमर्स लाइक मिंत्रा के उनके खुद के 30 ब्रांड्स हैं। तो उन ब्रांड्स में से कुछ 7-8 स्पेसिफिक ब्रांड्स के लिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का राइट्स लिया हुआ है। मिंत्रा बिलोंग्स टू वॉलमार्ट। सो ये एग्रीमेंट लाइसेंस एग्रीमेंट है। एंड जिन कंपनियों का या जिन ब्रांड्स का हमने लाइसेंस लिया हुआ है वो रोडस्टर, हार्वर्ड, ईथर, इनविक्टस, एमएनएच, अनूक, सांगरिया, इन टाइप के ब्रांड है। और इन ब्रांड्स का सोल राइट्स मीन्स जो भी एसक्यूज हम करते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स राइट्स हम हमारा लिया हुआ है। हम प्लेटफॉर्म पे अपने नाम से बेचते हैं, सेलर में हमारा नाम आता है। Mantra इज ओनली टेकिंग रॉयल्टी एंड कमीशन फ्रॉम अस। ओके, क्लियर है। और सर, जैसे आपने थोड़ा बताया कि टेक इनेबल, आई मीन एक एक टेक कंपनी है जो एंड टू एंड सप्लाई चेन वगैरह भी देता है। तो थोड़ा सा और डिटेल में बताया कि इसमें क्या क्या न्यूआंसेस होते हैं और किस टाइप के टास्क्स होते हैं, किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी कंपनी लेती है ये पूरे कारोबार में। देखिए, टेक इनेबल्ड कहने का मतलब कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल शॉप, कि होलसेल शॉप जैसा नहीं है, रिटेल जैसा नहीं है। टेक इनेबल्ड कहने का मतलब है कि अगर कोई भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो फैक्ट्री से पहले वो वेयरहाउस में आता है। उस वेयरहाउस में ईच एंड एवरी गारमेंट को हम एक लोकेशन देते हैं विच इज़ कॉल्ड WMS स्टिकर, वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम स्टिकर। वो स्टिकर बतलाता है कि आपके वेयरहाउस में अगर 10 लाख पीस है कुछ, तो उस 10 लाख पीस में वो पीस कौन से आइल में, कौन से रो में, कौन से बिन में रखा है। सो अगर आपको उस पीस का लोकेशन नहीं मालूम होगा तो रोज के 10,000 हमें ऑर्डर्स आते हैं। 10 लाख में से वो 10,000 ऑर्डर्स पुल करके उसका फुलफिलमेंट, पिकिंग, पैकिंग और डिस्पैच करना इम्पॉसिबल होगा। तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल। यहाँ काम आती है कि हम उस एक सिंगल पीस को 10 लाख पीस में से किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं इतने बड़े पोर्टफोलियो में से। फिर वो पिकिंग पैकिंग के बाद वो हम लोग उसको लॉजिस्टिक को जब हैंड ओवर करते हैं तो उसका एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है। बारकोड स्कैन करते हैं तो कस्टमर को वो जब मिंत्रा से बाई करता है तो उसे स्टेटस मालूम पड़ता है पीस का कि किस स्टेज पे है। अभी तक ये वेयर हाउस में है या इन ट्रांजिट में है या डिलीवरी के लिए रेडी है उसके पास। तो दिस इज लाइक कॉल्ड टेक इनेबल्ड थिंग। और इस बिजनेस में रिटर्न मैनेजमेंट इज वेरी हाई बिकॉज इस बिजनेस में 25 to 30% रिटर्न आ जाता है। तो करेक्ट। जब कस्टमर रिटर्न करता है तो हमें मालूम पड़ता है कि कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। अब वो जब वो रिटर्न आता है तो उस रिटर्न गारमेंट्स को ओपन करके, स्कैन करके वापस उसको इन्वेंट्री में ऐड करना वो भी टेक का काम है बिकॉज मैनुअली उसको कहीं भी कोई कुछ रख नहीं सकता है। तो अगेन उसको वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू इन्वर्ट करना पड़ता है और उसको इन्वेंट्री में ऐड करना पड़ता है। दैट इज द रीजन वी टेल इट टेक इनेबल्ड बिकॉज इसमें
बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स इस तरह का यूज़ होता है जो एक नॉर्मल होलसेल शॉप्स में या रिटेल शॉप्स में यूज़ नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो एक स्केल के ऊपर ऑपरेट करने के लिए एक अच्छा खासा टेक चाहिए होता है जो आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। राइट। अम, सर एक स्टेप पीछे जाते हैं, समझने का ट्राई करते हैं कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। उससे पहले सर आपका बैकग्राउंड क्या रहा, और यही बिजनेस करने का सर अपने ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में। एक्चुअली 2003 में हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी, फ्रैक्टल के नाम से। और 2003 में हमने बहुत छोटे रूप में कुछ मशीन्स डाल के और लेबर जॉब हमने स्टार्ट किया था, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। उस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमने हमें कुछ एक्सपोर्ट का बिजनेस मिला, नेदरलैंड के लिए फर्स्ट बिजनेस। तो हमने एक्सपोर्ट चालू किया, 2004 में हमारा फर्स्ट एक्सपोर्ट हुआ। हमने फिर डोमेस्टिक मार्केट एक्सप्लोर किया। डोमेस्टिक में हमारे पास जो कस्टमर्स थे, जो एफओबी ऑर्डर मीन्स आउटलेट ऑर्डर्स देते थे हमसे, जीनी एंड जॉनी, ग्लोबस, पेपे जीन्स, तो इन कंपनियों को हमने सप्लाई किया। धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों सेट हो गया। 2007-8 में हमने रिलायंस रिटेल जब चालू हुआ, उस समय हमने रिलायंस में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। वी आर वेंडर फॉर रिलायंस ऑल्सो। 2012-13 में जब ई कॉमर्स का दौर चालू हुआ एंड मिंत्रा केम इनटू पिक्चर, तो हमने मिंत्रा के साथ टाइप किया और उनको आउटलेट ऑर्डर हमने सप्लाई करना चालू किया वुमेंस वेयर में। तो ये बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होता होता 2016-17 में हमने मेंस वेयर चालू किया। और उसके बाद ये बिजनेस का मॉडल ही अलग हो गया, बिकॉज ई कॉमर्स उस समय तक बहुत विजिबल था, काफ़ी जगह पहुंच चुका था और बाइंग चालू हो चुकी थी। एक 2 टायर 3 टायर सिटीज़ के लोग भी ई कॉमर्स मंत्रा के थ्रू माल खरीदने लगे थे। तो उस केस में हमारा सेल विजिबिलिटी सब बढ़ने लगा। एंड स्लोली वी हैव कन्वर्टेड आवर सेल्फ फ्रॉम आउटलेट टू मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में आने के बाद हमने, आज के डेट में हम 10,000 पीसेज डेली डिस्पैच करते हैं। वी आर हैविंग 10,000 डिफरेंट कस्टमर्स एवरी डे कमिंग ऑन टू आवर प्लेटफॉर्म एंड बाइंग द गारमेंट्स। तो ये एक छोटी सी जर्नी है। काफी लंबी जर्नी है सर, छोटी सी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि काफी, अब अगर माइलस्टोन्स देखें तो काफी बड़े बड़े माइलस्टोन्स आपने अभी तक अचीव किए हैं। सर आपकी एक खुद की ब्रांड भी है राइट, 789, उसके बारे राइट। में बताएं, उसका ट्रैक्शन अभी तक कैसा रहा और उसके बारे में लाइक आगे क्या प्लान है। सी 789 हमारा ओन ब्रांड है और इसे हमने दिसंबर 2025 में स्टार्ट किया था। अभी तक ये फुल फ्लेज लाइव नहीं हुआ है, बट हम अब इसे बहुत अच्छे रूप में लाइव करना चाहते हैं। हमने इस ब्रांड का को ब्रांडिंग, मिंत्रा का एक ब्रांड है मिस्टर बावरबर्ड, उसके साथ किया है। मिस्टर बावरबर्ड के को ब्रांडिंग के साथ हमारे इस ब्रांड का वैल्यू भी बढ़ेगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी और रीच बढ़ेगा। तो ई कॉमर्स में रीच और कस्टमर्स को बताना कि ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है, नहीं तो अभी इतने सारे ब्रांड्स आते हैं जाते हैं, बट सारे ब्रांड सक्सेसफुल होते नहीं हैं। ये ब्रांड मुझे 100% श्योर हूँ कि सक्सेसफुल होगा, बिकॉज मंत्रा के साथ को ब्रांडिंग में इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। हमारा टेक और हमारे वेयर हाउसिंग और प्रोडक्शन टीम, डिज़ाइन टीम, इसका बैक ऑफिस काफ़ी काम करेंगे। तो इस साल का हमारा मंत्रा ने और हमने मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि फर्स्ट ईयर वी विल डू बिजनेस ऑफ 20 करोड़ रुपीज इन आवर ओन ब्रांड 789। Apart from this, we will be selling from our own website. So I'm sure this brand will do good in coming time. एक्सलेंट। सर कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहेंगे तो बताएं सर, कंपनी की कोई सब्सिडरी या कोई सिस्टर कंसर्न्स हैं अभी। कंपनी की एक सब्सिडरी है, उस कंपनी का नाम नेस्टेड ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड है। उसमें हम लोगों ने एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया है, बेसिक इंस्टेंस, जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे लाइव है। हम अपने वेबसाइट से भी माल बेचते हैं। उसका इंस्टाग्राम पेजेस, मीन्स उसके डिजिटल एसेट्स भी हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं। और उसका मार्केटिंग मेरा बेटा प्रतीक अग्रवाल है, वो देखता है। उसकी खुद की मीडिया कंपनी है। तो हम लोगों के लिए बेसिक इंस्टिंक्ट 789 इन ब्रांड्स का मार्केटिंग बहुत इजी है, बिकॉज दे आर हैविंग देयर ओन डिजिटल एसेट्स, दे आर हैविंग देयर ओन इंस्टाग्राम पेजेस वेयर दे हैव मिलियन ऑफ फॉलोअर्स। So they have the pages like Indians comedy culture and all, where million of followers coming onto their page. Once we start doing the ad in the on their pages,
the visibility will be very high and the reach will be very high to customers. ओके। और सर और एक कंपनी का नाम मैं जैसे आरएफ पे देख रहा था उसमें आ रहा था फैक्ट्रल फैशन, तो उसके बारे में बताइए। ये अभी एक्टिव कंपनी है और उसका कारोबार कैसे सिमिलर या अलग है फैक्ट्रल इंडस्ट्रीज नहीं, से? वो फैक्टल फैशन एक्टिव कंपनी नहीं है। हम लोगों ने पहले जब आउटलेट का बिजनेस था हमारा मिंत्रा के साथ, तो हम लोग फैक्टल फैशन में काम करते थे। अभी हमने मार्केट प्लेस में 100% फैक्टरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में उसको कन्वर्ट कर दिया है। गॉट इट। और सर जैसे आपने अगस्त में प्राइवेट प्लेसमेंट की थी जो इफेक्टिव प्राइसिंग 153 था और अभी आईपीओ आपका 216 रुपीज में आ रहा है, तो लाइक लास्ट 6 मंथ में क्या चेंजेस हुए हैं कंपनी में जिसकी वजह से आपने लाइक 40-50% स्टीप प्राइसिंग रखी है? मित्तल जी, तो कैन यू आंसर दिस? इसमें सी जो प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, दे वर दी फ्रेंड्स एंड फैमिली ओनली। दे दीज पीपल वर सपोर्टिंग अस फॉर लास्ट 2-3 years to achieve this target, and so that's how this is just a transaction which is done in August, so valuation doesn't matter here. ओके। और सर जैसे मैं आपके एबिटा मार्जिन देख रहा था लास्ट 4 इयर्स के जो डिक्रीज हैं वो 4.65 टू 8% हुआ, देन 13 एंड रिसेंटली 19.63 हो गया है। तो ये वन ऑफ ट्रेंड है या गोइंग फॉरवर्ड आप क्या ट्रेंड देखते हैं एबिटा मार्जिन का? सो जो 4.65% हम देख रहे हैं इन FY23, दिस वाज कंसिडरिंग दी अपना जो B2B मॉडल था, जिसमें हम लोग टू FY24 में वी हैव स्टार्टेड दी PPMP मॉडल। In FY24, the PPMP model transactions were only 7%. PPMP model fetches the good margin, that is around 22%, whereas the B2B model के अंदर we fetch around 7-8% up to 12% now. So put together, FY24 is showing 8% EBITDA, whereas in FY25 we got the PPMP model turnover is 93%, and the turnover is also jumped in the PPMP model because of the efforts and the scalability we have done in last few years. So हम्म। FY25 is showing again a mixed EBITDA, whereas FY26 in first half we have shown 20% EBITDA, and that is the real EBITDA is somewhere around 20-21%. But just because of B2B, we have 7% composition of B2B also. So that's how EBITDA is showing at 19%. So this will grow at 22% around in near future. और सर जैसे आपका बिजनेस मॉडल अगर मैं 2024 का देखता हूँ तो 90% रेवेन्यू वाज कमिंग फ्रॉम लाइक B2B मॉडल एंड रेस्ट कमिंग फ्रॉम B2C, और जो 2025 का मॉडल था उसमें 90% से ज़्यादा B2C था एंड 10% से लेस B2B है। तो सर इतना ट्रांजेक्शन ड्रास्टिक चेंज विद इन ए ईयर कैसे हो गया और गोइंग फॉरवर्ड आप क्या फोकस So देखते हैं? this is basically in FY24. This was complete transformation of the business. हमने ये एक कैलकुलेटेड हमने बिजनेस डिसीजन लिया था, जिसमें B2B मॉडल को हमने स्टॉप किया एंड वी कन्वर्टेड एंटायरली ऑन द B2C मॉडल, जहाँ पे हमारा मार्जिन अच्छा है, कंट्रोल अच्छा होता है, और हम अपने जो टेक स्किल्स है हम उसको यूज कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ FY24 तक, FY23 वाज 100% B2B था, FY24 में ट्रांजिशन हुआ, एंड FY25 नाउ, FY25 onwards we are only on the PPMP model. ओके। और सर जैसे अगर मैं आपका रिवेन्यू ट्रेंड भी देखता हूँ तो 2024 के अंदर जब आप ट्रांजिशन था तो आपका रिवेन्यू काफी डिप हुआ था, अराउंड लाइक मोर देन 40% डिक्रीज हो गया 23 का। तो उसका भी रीजनिंग मेन क्या था कि इतना रिवेन्यू डिप आ गया एक साल में? तो 2024 में हम लोग ट्रांजिशन के फेज में थे। हम लोग उसके पहले हम अपने वेयरहाउस में मिंत्रा का आउटलेट गुड्स रखते थे। तो मिंत्रा को जो भी ऑर्डर्स आते थे वो हम अपने वेयरहाउस से डिस्पैच करते थे। दैट टाइम वी आर होल्डिंग नियरली 10 लाख पीसेज इन्वेंट्री इन आवर वेयरहाउस। जब ये ट्रांजिशन का फेज़ आया तो हमें अपने वेयरहाउस की ज़रूरत पड़ी। तो हमने मिंत्रा को रिक्वेस्ट किया कि आप अपना माल आप अपने वेयरहाउस में ले लो, और हम अपना मार्केट प्लेस का B2C का माल हम अपने वेयरहाउस में रखते हैं। सो दे एग्रीड टू दैट। तो इतने सारे पीसेस का एक साथ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था, और एक इतने सारे पीसेस का एक साथ इन्वर्ट भी नहीं हो सकता था। सो वी स्टार्टेड गिविंग बैक द गुड्स टू मिंत्रा इन सितंबर अक्टूबर। और इस ट्रांजिशन का फेज़ का टाइमलाइन वाज नियरली 4-5 मंथ्स। तो फोर हम्म। फाइव मंथ्स तक हम लोग इस ट्रांजिशन के फेज़ में गुड्स रिटर्न करने में, नया इन्वर्ट करने में
स्टक हो गए. दैट इज द रीजन द turnover dipped in that period, but you can see that it revived again and it will be stable now. और सर जैसे कंपनी के अगेंस्ट जो प्रोस्पेक्टस में कुछ लिटिगेशन है जिसका अमाउंट अराउंड 3 करोड़ का है, तो उसके बारे में बताएंगे उसका क्या स्टेटस चल रहा है और वो कैसे एक्यूमुलेट हुआ? Litigation. हाँ हाँ सर। So this was earlier we had some quality issues with some suppliers. So हम्म we हमने इनको क्वालिटी के लिए लिटिगेशन किया हुआ है, एंड वी आर इन द विनिंग पोजीशन देयर. हम्म। So and there is the value is just derived as per the business loss. There was no actual loss kind of thing. ओके, तो सर आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मुंबई में है, राइट? और आपके वेयर हाउसेज गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में है, करेक्ट? Yes, sir. ओके, तो सर आपके सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स में आप कोई पर्टिकुलर पॉकेट्स, पर्टिकुलर ज्योग्राफी एरियाज देखते हैं जहां से सेल्स ज्यादा आता है, या पैन अक्रॉस, आई मीन पैन इंडिया वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली नहीं बोल सकते हैं, बट इट्स सीजनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, अगर कोई जिस एरिया में जो फेस्टिवल आता है उस समय उस एरिया से सेल इंक्रीज हो जाता है. बट पैन इंडिया हमारा प्रेजेंस है, और हम मंत्रा के वेयर हाउस में एसजेट उनका एक मॉडल है, उसमें भी अवेलेबल है. तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मीन्स कोलकाता, गुड़गांव, कर्नाटका करेक्ट, और मुंबई में हमारा खुद का वेयर हाउस है, गुजरात में वेस्टर्न रीजन में. तो वी आर अवेलेबल एट ऑल फोर साइड्स ऑफ इंडिया. राइट। और सर सारा सेल्स ऑनलाइन से आता है, राइट? या आपके कुछ लाइक ऑफलाइन शोरूम्स वगैरह भी हैं? नो नो, इट्स 100% ऑनलाइन ई कॉमर्स. राइट। सर थोड़ा सा ग्लोबल इवेंट्स के बारे में बात करें तो लास्ट एक साल में हमने देखा कि बांग्लादेश में रेजिम चेंज हुआ। बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल के ऊपर एक जो पकड़ थी वो थोड़ी सी कम हुई। उसके अलावा यूरोप, सॉरी, यूएस के साथ टैरिफ आए, टैरिफ गए। तो इन सब में आपके बिजनेस के ऊपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर इन जनरल क्या क्या इम्पैक्ट हुए, और आगे जाके आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये कुछ एडवांटेज है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, या इससे आप कुछ चैलेंजेस देखते हैं? सी, जो लोग टेक्सटाइल का काम करते हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए जो डोमेस्टिकली वेरी स्ट्रांग है उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है. एडवांटेज इस सेंस में, अगर बांग्लादेश डिस्टर्ब हुआ तो इंडिया से जो भी इंपोर्टर्स थे जो वहाँ से बांग्लादेश से माल मैन्युफैक्चर करके इंडिया मंगाते थे और इंडिया बेचते थे, वहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ. तो बिजनेस इंडिया में ज़्यादा बढ़ा, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ज़्यादा होने लगी. और यूएस का जो टैरिफ का सर्कमस्टेंसेस आया, उस टैरिफ के कारण भी हम लोग बहुत बेनिफिटेड हुए, बिकॉज वी डोंट हैव एक्सपोर्ट बिजनेस राइट एट द मोमेंट. वी आर 100 इंटू डोमेस्टिक ई कॉमर्स. तो राइट, जितने भी रॉ मटेरियल के प्राइजेज हैं, मतलब एवरीथिंग वाज डिप्ड. रॉ मटेरियल जो 200 रुपीज़ के जी था वो डिप होके 160-170 रुपीज़ के जी हो गया. तो इससे टेक्सटाइल का प्राइस कम हो गया. तो दैट इज अगेन गिवन वेरी बिग बेनिफिट टू अस. ओके, So it is like win-win situation for Fractal, because Fractal is only doing for domestic market. बिल्कुल। अम, सर आप आपकी कंपनी के लिए और इन जनरल गारमेंट या एपरल इंडस्ट्री के लिए क्या क्या रिस्क्स देखते हैं, और उसको आप कैसे मिटिगेट करते हैं? See, the major risk is the return, because यहाँ पे जो लोग इस रिटर्न्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं वो ई कॉमर्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं. तो नियरली 25-30% गुड्स रिटर्न आ जाते हैं. उसमें 7-8-10% गुड्स ऐसे रिटर्न आते हैं जो कस्टमर तक पहुंच नहीं पाते हैं, एड्रेस गलत है, कस्टमर अवेलेबल नहीं है. और 20% गुड्स ऐसे होते हैं जो कस्टमर को पसंद नहीं आए, कलर पसंद नहीं आया, उसका फिट पसंद नहीं आया, उसका फैब्रिक पसंद नहीं आया. तो ये सारे गुड्स हमारे रिटर्न वेयर हाउस में वापस आते हैं. सो वी आर हैविंग टेक इनेबल्ड रिटर्न वेयर हाउस, जहाँ इन गुड्स को हम लोग वापस री इन्वर्ट करते हैं. अगर कस्टमर ने कोई पीस खोल के पहन के देखा है, उसको हम रिफिनिश करते हैं और अगेन उसको इन्वेंट्री में लेते हैं. तो दिस इज द मेजर रिस्क वेयर वी कैन सी लाइक कंट्रोल ऑफ बिजनेस, एंड दिस इज वेरी मच की पॉइंट. अगर जिसने इसको मैनेज कर लिया, आई थिंक दोज कंपनीज आर सक्सेसफुल इन ई कॉमर्स. ऑलराइट। पंकज सर, आप फ्रैक्टल के लिए अगले 3 से 5 साल के लिए क्या गोल लेके चलते हैं सर? फ्रैक्टल के लिए
year on year we will be growing nearly 40%. और अभी 7, 8, 9 हमने ब्रांड जो बनाया है उसमें हमारा सेल्स प्राइस ईच गारमेंट एवरी गारमेंट इज क्वाइट हाई, बिकॉज हम इसमें जैकार्ड्स लिनेंस इन सब टाइप के प्रोडक्ट कर रहे हैं. वी आर नॉट डूइंग ऑर्डिनरी प्रोडक्ट. सो वी आर लुकिंग 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. ओके। और सर, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले पोटेंशियल शेयर होल्डर के लिए आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? हम बस यही मैसेज छोड़ना चाहते हैं. वी आर वेरी जेन्युइन, वी आर वेरी पोटेंशियल कंपनी. सो आई ओनली रिक्वेस्ट, प्लीज़ मॉनिटर इट क्लोजली. और हमारी कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करेगी और हमारे इन्वेस्टर्स का ख्याल रखेगी. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच पंकज सर और शिव कुमार मित्तल साहब, आपने थैंक समय दिया यू. और कंपनी के बारे में सर बताया। थैंक यू। थैंक यू.